यो भाई लोग, चेनसो मैन मांगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। हाँ, आज से मैं कवर करूंगा चेनसो मैन के एंटायर मांगा को। और ये जो पर्टिकुलर आर्क है, ये वन ऑफ द बेस्ट आर्क है चेनसो मैन में, जिसका नाम है इंटरनेशनल असैसिन आर्क। तो अगर अभी तक तुमने एनिमे और मूवी नहीं देखी है तो देख लेना। अभी हम चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमें दिखाया जाता है डेंजी का वही मिस्टीरियस सपना, जहां वो एक दरवाजे के आगे खड़ा होता है और दरवाजे की दूसरी ओर से पोचिता उसे उस दरवाजे को खोलने से मना कर रहा होता है। और अगले ही पल डेंजी घबराते हुए अपनी नींद से उठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये तीनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और पावर साइड में अपनी बिल्ली को डांट रही होती है, क्योंकि पावर की बिल्ली आजकल डेंजी के बेड पे सोने लगी थी। और डेंजी कॉफी को देख के किसी की याद में खो जाता है। और अगर तुम्हें पता है वो किसकी याद में खोया तो कमेंट्स में बताना। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाई जाती है माँ जो इनसे कह रही होती है कि मैं बहुत समय से बिजी थी, तो मैंने सोचा है कुछ टाइम के लिए पेड लीव्स लेके एनोशिमा चली जाऊं। तो क्या तुम तीनों मेरे साथ आना चाहते हो? इस पे तुम डेंजी का रिएक्शन देख ही सकते हो। मतलब एक पैनल पहले ये रेज़े की याद में इतना दुखी था ना कि तुम सोच नहीं सकते। और माकिमा को देखते ही वूहू चिल्लाने लगा है ये। इसको सिर्फ माकिमा चाहिए भाई, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और माकिमा की ये बात सुन के पावर थोड़ी सी चुप हो जाती है और वो बोलती है कि उस दिन मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। इसमें माकिमा बोलती है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें कोई डेट बताई नहीं है पावर। फिर आकी भी बोलता है कि मुझे तो कोई भी टाइम चलेगा, जब आप कहो मैं तब चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर पीछे से दरवाजा खुलता है और बहुत सारे बंदे अंदर आ जाते हैं और माकिमा को कुछ बताने लगते हैं, जिनकी बातें सुन के माकिमा भी बहुत सीरियस हो जाती है। तुम इस पैनल में माकिमा का चेहरा देख सकते हो कि ये कितनी सीरियस हो गई है। माकिमा एकदम सीरियस टोन में बोलती है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। फिर हमें टीवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेंजी की डेविल फॉर्म वाली वीडियो चल रही होती है और उसमें से आवाज आ रही होती है। मतलब जो जर्नलिस्ट है वो बोल रहे होते हैं कि क्या चेनसो मैन हमारा दोस्त है या दुश्मन। फिर माकिमा बोलती है कि मैंने मीडिया को सप्रेस करने का बहुत ट्राई किया, पर डैमेज इतना बड़ा हुआ कि मैं मीडिया को सप्रेस नहीं कर पाई। यार अगर तुम लोगों ने बॉम्ब डेविल वर्सेस हमारे चेनसो मैन की फाइट देखी हो तो कितना बड़ा डैमेज होता है। लाइक सिटी लेवल पे ये फाइट हुई थी और ऑलमोस्ट आधी सिटी को इन लोगों ने तबाह कर दिया था भाई। तो इतना बड़ा डैमेज हुआ है तो कोई भी मीडिया शांत तो रहने वाली थी नहीं। और कितनी भी बड़ी पावर हो, मीडिया को कैसे सप्रेस कर पाएगी। यहाँ पावर का रिएक्शन देखो भाई, मतलब खुश हो रही होती है कि देखो डेंजी टीवी पे आ रहा है। और डेंजी भी प्राउड फील कर रहा होता है कि यार टीवी पे आना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ डेंजी माकिमा की तरफ देखता है और माकिमा और उसके साथ के बंदे उसे घूरे जा रहे होते हैं। और माकिमा बोलती है तो उस लिटिल बॉम्ब ने अपना टास्क कंप्लीट कर ही दिया, जिस पे डेंजी थोड़ा सा कंफ्यूज रिएक्शन देता है। तो माकिमा आगे बताती है कि अब न्यूज रिपोर्ट की वजह से पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि डेंजी जापान में और अमेरिका और चाइना दोनों उसके पीछे आएंगी, क्योंकि डेंजी जैसे डेविल्स जो ना फील्ड होते हैं ना डेविल्स, उनकी बहुत वैल्यू है। जिस पे आकी पूछता है कि जो बॉम्ब थी वो तो एक सोवियत असैसिन थी ना, तो सोवियत वाले अपना खुद का कंपटीशन क्यों बढ़ाना चाहेंगे। इस पे माकिमा बोलती है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता डेंजी किसी और नेशन के पास हो या ना हो, बस वो मेरे पास नहीं होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि सारे नेशन माकिमा से डरते हैं? वैसे वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। जिस पे डेंजी बोलता है तो एनोशिमा आखिर है क्या वो एक तरह का आइलैंड है? जिस पे पावर बोलती है कि एक फैक्ट की बात बताऊं, मेरा समर होम एनोशिमा में है। मतलब ये यहाँ पे झूठ कह रही है बेसिकली, ये बस मजाक कर रही है, इसका कोई घर वर है नहीं एनोशिमा में। फिर माकिमा बोलती है कि डेंजी हम ट्रिप को पोस्टपोन कर रहे हैं। जिस पे डेंजी पीछे मुड़ के हैं क्या बोल रही है तू क्या? फिर माकिमा उसके साथ के बंदों को बोलती है कि कुसाकाबे को और तामाकी को बुलाओ फ्रॉम मियागी पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 2 से, सुबारू को बुलाओ फ्रॉम क्योतो पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 1 से, और हिरोफुमी योशिता को भी हायर कर लेना 1 महीने के लिए। यहाँ पावर तो खुश हो जाती है कि क्या ट्रिप पोस्टपोन हो गई। और डेंजी एकदम सदमे में चला जाता है कि क्या ट्रिप पोस्टपोन हो गई, पर क्यों? माकिमा जाने से पहले डेंजी से बोलती है कि डेंजी आने वाले कुछ दिनों तक पूरे दुनिया से असैसिन्स आने वाले तुम्हें मारने के लिए, तो कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रीडम को भूल जाना। जिस पर डेंजी शॉक हो जाता है। फिर हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माकिमा अपने साथ के बंदों से कह रही होती है कि अगले साल हम गन डेविल से लड़ने वाले हैं, तो आकी मैं तुम्हें उस ऑपरेशन में डाल रही हूँ, तो ट्राई करना कि उस ऑपरेशन से पहले तुम मर ना जाओ, क्योंकि हमें हर किसी की ताकत चाहिए होगी गन डेविल को हराने के। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एंजल डेविल। तो फाइनली इस बंदे की भी एंट्री हो चुकी है मांगा में वापस से, और वो आकी के साथ बैठ के रामेन खा रहा होता है। और आकी से कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि डेविल असल में कभी नहीं मरते, अगर वो लोग राख भी बन जाते हैं तो जब तक लोगों में उनका डर रहेगा वो लोग वापस जिंदा हो जाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि वो लोग इस दुनिया में रिवाइव नहीं होंगे, वो लोग हेल में जिंदा होंगे। तो अब हमारे हेल का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो चुका है
और जब इसके रिलेटेड आगे बातें होगी मांगा में तब तुम्हें बहुत मजा आएगा। एंजल आगे बताता है कि मुझे ये तो नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, बट जो डेविल्स हेल में मर जाते हैं वो वापस इस दुनिया में आ जाते हैं। ओके, मतलब एंजल यहाँ ये कहना चाहता है कि जो डेविल्स हेल में मर जाते हैं वो इस दुनिया में रिवाइव हो जाते हैं, और जो अर्थ पे मर जाते हैं वो वापस हेल में रिवाइव हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से डेविल्स इमॉर्टल है, मतलब वो यही कहना चाहता है। इस पे आके एंजल से सवाल करता है कि तुम तो खुद एक डेविल हो ना, तो तुम्हें हेल की कोई बात याद नहीं। जिस पे एंजल आकी से पूछता है कि तुम्हें अपने माँ के पेट की कोई भी बात याद है। एंजल यहाँ यही बोलना चाहता है कि जैसे हम इंसान हैं, हमें हमारे पुराने जन्म की कोई बात याद नहीं होती, वैसे डेविल्स को भी जब उनका रीबर्थ होता है अर्थ पे तो उन्हें हेल की बात नहीं याद होती, क्योंकि हेल पे तो वो मर चुके हैं और अर्थ पे उनका एक नया जन्म हुआ है, तो उन्हें अपने पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं होती। राकी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पे एंजल बोलता है कि मैं जो तुम्हें अभी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो तुम किसी और के साथ शेयर मत करना। और एंजल आगे बताता है कि मैंने बाकी के स्पेशल डिवीजन डेविल से भी पूछा था, पर उनमें से भी किसी को हेल की कोई बात याद नहीं है। बस उन सब को एक ही बात याद है, हेल में मरने से पहले उन्होंने एक आवाज़ सुनी थी, और अचंभे की बात पता है क्या है, उन सब को एक ही आवाज़ सुनाई दी थी। ओके, मतलब हेल में सभी डेविल्स को एक ही तरीके से मारा गया था। इंटरेस्टिंग। आके एकदम सीरियस होकर पूछा है कि कैसी आवाज़। एंजल बताता है कि लास्ट बैटल के टाइम पे जब मैंने चेनसॉ का इंजन स्टार्ट किया था और जो आवाज़ उसके इंजन में से आई थी ब्रूम वाली, वो सेम आवाज़ है जो सबको हेल में मरने से पहले सुनाई थी। क्या इसका मतलब चेनसॉ मैन ने मारा है सबको हेल में? इंटरेस्टिंग। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अमेरिका। तो अब फाइनली हमें इंट्रोड्यूस होंगे हमारे सारे असैसिन्स जो मारने आएंगे डेंजी को। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि इस बार गवर्नमेंट ने हमें एक काम दिया है और वो कोई डेविल हंटर का काम नहीं है। हमें दिखाया जाती है 3 भाई, जिसमें से ये राइट साइड वाला भाई है जिसकी आंखों पे बाल है, वही ये सब बातें बोल रहा होता है और वो बोलता है कि शायद इस बार हम एक इंसान को मारने वाले हैं। और फिर बीच वाला भाई बोलता है क्या हम एक इंसान को मारेंगे? क्या वो कोई हॉट लड़की है? क्योंकि जापान तो सिर्फ लड़कियों के लिए जाना जाता है। इस पे ये आंखों पे कट्स वाला भाई बोलता है कि भैया आप लोग जिस भी कंट्री में जाते हो आप लोगों को सिर्फ लड़कियां दिखाई देती है। फिर आंखों पे बाल वाला भाई डेंजी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि हमें इसे मार के अमेरिका वापस लाना है और अमेरिका हमें $2 मिलियन पे करेगी। ये बीच वाला भाई शॉक हो जाता है कि क्या $2 मिलियन? क्या तुमने 0 सही से काउंट किए थे? भाई ये शॉक हो गया, मैं खुद शॉक हो गया कि डेंजी के लिए $2 मिलियन कौन देगा भाई, इतना तो क्या खास है। वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। जिस पे आंखों पे बाल वाला भाई वापस बोलता है कि ये एक डेंजरस जॉब है क्योंकि हमें उसे पब्लिक सेफ्टी और पुलिस प्रोटेक्शन के बीच से उठा के लाना है और पब्लिक को हमारी एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं चलना चाहिए। पे आंखों पे कट्स वाला भाई डरते हुए बोलता है कि हमें इस काम के लिए मना कर देना चाहिए क्योंकि हम मर भी सकते हैं। वैसे मैं अभी तुम्हें थोड़ा रिलेशन समझा दूं, जो हमने ये आंखों पे बाल वाला देखा था, ये बड़ा भाई है, ये जो सेंटर में ये बीच वाला भाई है और ये छोटा भाई है। तो अब हम इन्हें बड़ा, बीच वाला और छोटा करके बुलाएंगे, ठीक है। इस पर बड़ा भाई छोटे भाई के एकदम मुंह के पास आके उसे डराते हुए बोलता है कि हम भाई कभी नहीं मरते। और वो आगे बोलता है क्या तू सोच सकता है मेरी मौत कैसे होगी, क्या इस बेवकूफ़ की मौत कैसे होगी, क्या तू खुद की मौत को इमेजिन कर सकता है? जिस पे ये डर के मारे सर हिला रहा होता है, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं सोच सकता भाई नहीं। बड़ा भाई आगे बोलता है कि गन डेविल ने हमारा पूरा घर तबाह कर दिया था पर फिर भी हम नहीं मरे, जबकि हमारी मम्मी पापा और ग्रैंड माँ सब मर गए। तो आगे बोलता है कि एक बार एक डेविल ने हमें निगल भी लिया था पर हम फिर भी नहीं मरे। हमारे घर पे आग लग गई थी, हमें फूड पॉइजनिंग हो गया था पर हम फिर भी नहीं मरे। और फिर इनका ये ऑरा फार्मिंग वाला पैनल आता है जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि वी आर इमॉर्टल, मतलब खुद को इमॉर्टल दिखा रहे हैं। अब है कि नहीं वो तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। फिर सीन कट होता है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों ओर बर्फ फैली हुई थी और एक फॉक्स दिखाया जाता है जिसे कोई तीर मार देता है और वो तीर इन दोनों ने ही मारा होता है, मतलब इस ब्लू जैकेट वाले ने मारा होता है। और ये ब्लू जैकेट वाला पूछता है कि मास्टर इस फॉक्स हंट का क्या मतलब था? जिस पे इसकी मास्टर बोलती है कि टोलका, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने अभी किसी की लाइफ ली? इस ब्लू जैकेट वाले का नाम टोलका है और ये इसकी मास्टर है। तो जिस पे टोलका बोलता है कि मुझे सिर्फ बोस्टिंग्स की वाइब्रेशन फील हुई, ऐसा नहीं लगा कि मैंने किसी की लाइफ ली हो। जिस पे ये बोलती है अच्छा। और फिर हमें फॉक्स दिखाया जाता है, उसमें से खून ही खून निकले जा रहा होता है और फिर ये लोग फॉक्स को उठा के जाने लगते हैं और पीछे से इसकी मास्टर फिर से पूछती है कि तुमने सच में लगा कि तुमने किसी की लाइफ ली है? जिस पे ये बोलता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे मैं पहले भी एनिमल्स को मारा करता था,
तो मुझे तो ऐसा कुछ खास फील हुआ नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये दोनों घर में बैठे होते हैं और टोलका की माँ से टोलका से फिर से पूछती है कि तुम्हें सच में ऐसा महसूस हुआ कि तुमने किसी फॉक्स को मारा है, जिसकी बात बीच में काटती टोलका बोलता है कि नहीं, और वो आगे बोलती है कि टोलका ये जो जॉब हमें मिली है ये कोई डेविल हंटिंग की जॉब नहीं है। और फिर डेंजी की फोटो हाथ में दिखाते हुए बोलती है कि हमें इस 16 साल के बच्चे को मारना है। इस पर टोलका बोलता है कि हाँ मैं उसे मार सकता हूँ। कि मास्टर आगे बोलती है कि हम उस बच्चे के साथ वही करने वाले हैं जो अभी हमने इस फॉक्स के साथ किया। जिसकी बात सुनकर टोलका भी थोड़ा सा चौंक जाता है, क्या ये लोग डेंजी को खाने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी इन लोगों ने फॉक्स को खाया है ना। और फिर टोलका की मास्टर आगे बोलती है कि हम उसको मारेंगे और उसका दिल निकाल लेंगे। यहाँ पे दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर टोलका बोलता है कि मास्टर मैं उसे मार दूंगा। टोलका की मास्टर आगे कहती है कि जिन्होंने हमें ये काम दिया है उन्होंने हमसे वादा किया है कि जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा हम लोग डेविल हंटर का काम छोड़ सकते हैं। जिस पे टोलका खाते खाते बोलता है कि मास्टर आपके पास सिर्फ आधा साल बचा है जीने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप जितनी भी आपकी जिंदगी बची है आप शांति से जियो। तो तुम टोलका की मास्टर को याद रख लेना, जब ये आगे आएगी तब बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। फिर सीन शिफ्ट होता है चाइना में। तो अब हम आ चुके हैं चाइना, जहाँ पे लेट से कुछ लड़के साथ में सो रही होती है, जिसपे पीछे से पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जॉब लाया हूँ, तुम्हें जापान जाके इस 100 मैन को कैप्चर करना है, मतलब चेनसॉ मैन को ऑफ कोर्स। जिस पे ये लड़की पूछती है कि मेरे को रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। जिस पे ये बोलता है पुलिस ऑफिसर कि ये तुम्हारा सबसे डेंजरस जॉब होने वाला है, तो जनरल ने कहा है तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। जिस पे ये लड़की पूछती है कि लड़कियों बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर उसके साथ की लड़की अजीब अजीब सी हरकत करने लगती है। एक बोलती है मुझे डोनट्स चाहिए, एक बोलती है मुझे खून चाहिए। पर ये जो लड़की खून मांग रही है ये पावर जैसी नहीं लग रही, मतलब ये भी कोई ब्लड फील्ड है। पर एक ही वर्ल्ड में 2 ब्लड फील्ड्स का एग्जिस्ट करना ये कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि अगर अभी हमने एंजल की बात सुनी उस हिसाब से जो अर्थ पे मरेगा वो हेल में रिवाइव हो जाएगा और जो हेल में मरेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो एक ही वर्ल्ड में 2 ब्लड फील्ड्स कैसे हो सकते हैं, राइट। फिर तीसरी लड़की जो हैलोवीन कर रही होती है और एक लड़की लेट से मर गई है, मतलब सो रही है ऑफ कोर्स। और फिर क्वांगसी, मतलब इस लड़की का नाम क्वांगसी है और ये बोलती है कि मेरी लड़कियों को ह्यूमन राइट्स और बेसिक एजुकेशन देनी पड़ेगी। जिस पे ऑफिसर बोलता है अगर तुमने अपने काम को पूरा किया तो हम इस पे जरूर बात करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें माकिमा दिखाई जाती है जो बोलती है कि मैंने सुना है क्वांगसी भी आने वाली है चाइना से एक असैसिन बन के, और अगर वो आएगी तो उसके साथ उसके फील्ड कंपेनियंस भी आएंगे, तो हम अब उन्हें कैसे रोकेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है ये किससे बोल रही होती है, ये और किसी से नहीं हमारे मास्टर किशिबे द गोट से बोल रही होती है। जिसपे मास्टर किशिबे बोलता है कि मैं उसके सामने जाने वाला कोई नहीं होता, अगर पूरी दुनिया के लोग एक साथ आके उसके साथ बैर नकल फाइट करेंगे तो क्वांगसी उन सबको मार सकती है। तुम सोच सकते हो क्वांगसी की स्ट्रेंथ किस लेवल पे होगी अगर मास्टर किशिबे ने ये बात बोली है तो। और माकिमा बोलती है कि मुझे डाउट है कि वही एक ताकतवर बंदी नहीं होगी जो डेंजी को पकड़ने यहाँ आने वाली है, मतलब बेसिकली ये और जो असैसिन्स आने वाले हैं उसकी बात कर रही है। और वो आगे बोलती है कि क्वांगसी के खिलाफ कोई भी प्रिकॉशन लेने का कोई मतलब नहीं है, अगर हमें किसी के खिलाफ कॉशियस रहना है तो वो है जर्मनी का सेंटा क्लॉस। भाई तुम लोग इस सेंटा क्लॉस को याद रखना, ये बहुत मजे दिलवाएगा तुम्हें आगे। इस पे किशिबे बोलता है कि तुम्हें लगता है वो आएगा। जिसपे माकिमा बोलती है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो आएगा कि नहीं, पर ये रूमर जरूर फैले हुए हैं कि वो ओल्ड एज की वजह से मर चुका है। फिर दोनों कुछ सेकंड के लिए शांत होते हैं और किशिबे बोलता है अगर उसने हमारे खिलाफ अपना डेविल इस्तेमाल किया तो शायद हमारे लिए सब खत्म है, तो हमें प्रे करना चाहिए कि वो भगवान के पास ही पहुंच चुका हो। मतलब इतना खतरनाक है सेंटा क्लॉस कि ये लोग चाहते हैं, खुद किशिबे चाहता है कि वो भगवान के पास पहुंच चुका हो। फिर सीन शिफ्ट होता है जर्मनी पे, जहाँ पे एक बंदा लेक के किनारे बेंच पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और एक काली टोपी वाला बंदा आकर उसके साइड में बैठ जाता है और उससे कहता है क्या क्रिसमस इस बार जल्दी नहीं आ गई। जिस पे न्यूज़पेपर वाला बंदा बोलता है कि इस बार मुझे किसे तोहफा देना है। काली टोपी वाला बताता है कि जो चेनसॉ मैन डेविल है जिसने जापान में हल्ला मचा रखा है, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो। जिस पे ये पूछता है कि मुझे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, और काली टोपी वाला बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे हमें ये शक्ल दिखाई जाती है और ये और कोई नहीं, और तुम अभी तक गैस भी कर चुके होंगे कि ये कौन है, ये है सेंटा क्लॉस। फिर हमारा सेंटा क्लॉस बोलता है कि मुझे 4 अच्छे दिखने वाले बच्चों को अडॉप्ट करना है और उनका जेंडर बिल्कुल मैटर नहीं करता। जिस पे ये काली टोपी वाला बंदा पूछता है कि किस काम के लिए तुम्हें अडॉप्ट करना है। जिस पे ये हाउसी सा चेहरा बना के बोलता है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट के लिए और 1 प्लेजर के लिए।
कितने गंदे गंदे लोग भरे हुए हैं भाई चेनसो मैन में। इनको मारने का मौका मिले ना तो मैं खुद मार दूं, डेंजी की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसपे सरप्राइजिंगली काली टोपी वाला बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए अरेंज भी करवा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है डेंजी पे, जो कि टीवी के सामने उल्टा लेटा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि हर कोई मेरे दिल के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर पोचीता है कौन। पोचीता कौन है वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और वो बोलता है कि मुझे माकीमा के साथ ट्रिप पे जाने को क्यों नहीं मिला। जहाँ पीछे आके खड़ा खड़ा इसकी बातें सुन रहा होता है और आके इसकी पीठ पे बैठ जाता है, जिसपे डेंजी बोलता है कि भाई मैं तेरी सीट नहीं हूँ। जिसपे आके बोलता है कि ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर तेरे पीछे असैसिन आएंगे तुझे मारने के लिए, तो अगर इस बार आने वाले हर असैसिन को हमने मार दिया तो सामने वाली साइड भी वेटिंग गेम खेलना चालू कर देगी और फिर हम ट्रिप पे जा सकते हैं। माकीमा ने कभी नहीं कहा कि ट्रिप कैंसिल हो गई है, उसने बस ये कहा था कि ट्रिप पोस्टपोन हुई है। जिसे सुन के डेंजी को थोड़ा हौसला मिलता है और वो बोलता है कि ये सब इतना इजी था, अगर मैं उन सबको मार दूंगा तो हम एनोशिमा जाएंगे राइट। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स ही आकी और डेंजी की जो दोस्ती है उसे बहुत गहरी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है डेंजी और पावर पे, जो कि नदी के किनारे खड़े होकर राइस केक खा रहे होते हैं और डेंजी पावर से पूछता है क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं उन्हें पकड़ के खा लूं, मतलब वो जो बर्ड्स नदी में तैर रहे हैं उनकी बात कर रहा है। जिसपे पावर बोलती है अगर मैं प्रेसिडेंट होती तो मैं तुम्हें जरूर अलाउ करती। फिर वो राइस बॉल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठा के अपने मुंह के पास लाता है एक चश्मिश उसे रोक लेता है और फिर हमें ये पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे पीछे आकी, एंजल, ये चश्मिश और दो नए बंदे खड़े हैं। वो हमें अभी पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है और तुम लोग शायद गेस भी कर चुके हो कि ये लोग कौन है। जिसपे चश्मिश बोलता है कि ग्राउंड पे हजारों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिख नहीं सकते, बैक्टीरिया की वजह से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो इस राइस बॉल को खाना अनसेफ है, लो मुझे दो, मैं इसे फेंक दूंगा। इस पे डेंजी बोलता है कि भाई इसे मैं लाया हूँ, मैं इसके साथ जो करना चाहूंगा ना मैं वो करूंगा इसके साथ। जिस पे आकी भी बोलता है कि डेंजी तुम्हें इसे अभी ये दे देना चाहिए, मैं बाद में तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा। और एंजल भी बोलती है कि हाँ तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए। और ये माथे पे बिंदी वाला बोलता है अगर तुमने अपना पेट खराब कर लिया तो ये इंटरफेयर करेगा हमारी एबिलिटी के साथ तुम्हें गार्ड करने के लिए। अब गार्ड शब्द से भी समझ गए होंगे कि ये लोग कौन है। इसलिए हैंडसम सा बद्दा भी बोलता है कि तुम्हें उन्हें सुना ना, अब इसे फेंक दो। कुछ सेकंड्स के लिए उस चश्मिश को घूरता है और फिर राइस बॉल को ठूस लेता है और ठूसने के बाद बोलता है कि मैंने उसे फेंक दिया पर अपने पेट के अंदर। और उसकी ये हरकत देखकर चश्मिश भी चौंक जाता है। और डेंजी की ये हरकत देख के मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं वन पीस का बहुत बड़ा फैन हूँ और वन पीस में हमें बहुत बातें सिखाई है, जिसमें से एक बात ये भी है कि खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है कि ये तीनों कौन है, जिसमें से ये चश्मिश है इसका नाम है तुसाकाबे, बिंदी वाले का नाम है तामाकी और ये हैंडसम से बंदे का नाम है योशिदा। और ये तीनों वही गार्ड है जिन्हें माकीमा ने हायर किया था डेंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। माकीमा दिखाई जाती है जो डेंजी से कहती है कि ये लोग एक्सपर्ट्स है पर्सनल सिक्योरिटी में। और ये आगे बताती है डेंजी को कि ये तीन आकी और एंजल और मैंने और 3 लोगों को हायर किया है क्योतो से जो तुम्हारे आसपास रहेंगे कुछ टाइम के लिए। कीमा बताती है कि और भी लोग हैं जो कि पीछे से काम करेंगे पर तुम्हें उनके बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। डेंजी थोड़ा वीआईपी फील कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि अब उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स घूमेंगे, ओ ये बहुत बड़ी बात है, उसे ऐसा सब लग रहा होता है। जिसपे चश्मिश बोलता है हाँ मुझे पता है इसका नाम तुसाकाबे है पर मैं इसे चश्मिश बुलाऊंगा। ये बोलता है बेटा आज से मैं डिसाइड करूंगा कि तू कौन सी रोड से आएगा और कौन सी रोड से जाएगा, क्या तू मुझे समझा। इस पे डेंजी अजीब सा जवाब देता है और उसकी बात सुन के ये चश्मिश चिढ़ जाता है। चश्मिश आगे बोलता है कि मुझे अच्छे से जवाब दे, चल वापस बोल के दिखा। जिस पे डेंजी बोलता है क्या बोला तूने। जिस पे वो बोलता है कि मैं तेरा एल्डर हूँ तो तुझे मुझे अच्छे से जवाब देना चाहिए। जिस पे डेंजी थोड़ा मुंह बनाता है और बोलता है वॉट एवर सर। इसमें फिर से चिढ़ जाता है और बोलता है कि वॉट एवर सर नहीं, बोल यस सर, कुछ भी बोलो भाई। डेंजी को रेज बेट करना तो अच्छे से आता है। फिर सीन कट होता है जहाँ पे हमें ये 3 बंदे दिखाए जाते हैं जो कि अपनी गाड़ी पार्क करके बीच जंगलों में खड़े होते हैं और फिर हमें ये 2 लोग दिखाए जाते हैं और इन दोनों को तुम लोग जानते ही होंगे, ये लोग हमें एनिमे में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये लड़की बोलती है जिसका नाम तेंदो है कि ये सब जो हल्ला मच रखा है उस लड़के की वजह से, मतलब डेंजी की वजह से, उसका चेहरा आज तक किसी ने देखा तो है नहीं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम किसी शांत सी जगह पे उसको बंद करके रख दे। ये बंदा बोलता है जिसका नाम कुरोस है हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। वो पूछता है कि सुबारू तुम मुझे बता सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं सुबारू दिखाया जाता है जो कि गाड़ी पे बैठ के सिगरेट पी रहा होता है और वो बोलता है कि जो डेविल्स की नाक होती है वो हम ह्यूमन से बहुत बेहतर होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स में है डेविल्स के साथ उन ह्यूमन से डेंजी को छुपाना बहुत मुश्किल होगा। और वो गाड़ी से उतरते हुए बोलता है कि चलो स्मोक ब्रेक ओवर हो चुकी है, अब हम चलते हैं टोक्यो की तरफ। मतलब ये लोग भी अब डेंजी के पास ही आने के लिए निकल रहे हैं। फिर हमको इनकी गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबारू तेंदो और कुरोसे से सवाल कर रहा होता है कि तुम दोनों तो माकीमा से पहले भी मिलो ना, तो वो है कैसी। पे कुरोसे और तेंदो थोड़े से चुप हो जाते हैं और तेंदो बोलती है कि सुबारू कुछ बात है जो हमें तुम्हें बतानी है। जैसे सुबारू बोलता है तो किसका वेट कर रही थी, बोलना।
तेंदो आगे कुछ बोलती उससे पहले उनकी कार के आगे कीलों से बनी हुई कोई चेन आके गिरती है, जिसके ऊपर से इनकी गाड़ी निकलती है और इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो लोग पेड़ में जाके घुसते हैं। हमें वापस अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन्हें ज्यादा चोटें नहीं लगी होती है और कुरो से बोलता है कि बेवकूफ कैसे चला रही थी तू गाड़ी। और भाई साहब अगले ही सीन में 3 हाथ कांच तोड़ते हुए अंदर आते हैं और इन तीनों को गोलियां मार देता है भाई। और फिर हमें दिखाया जाता है ये तीनों को गोलियां किसने मारी होती है, और किसी ने नहीं, वही 3 अमेरिका के भाइयों ने मारी होती है। फिर वो बीच वाला भाई गाड़ी के अंदर झांकने लगता है और देखने लगता है कि क्या है अंदर गाड़ी में। हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई साहब तीनों को मार दिया इन तीनों ने, मतलब खून ही खून फैला हुआ है पूरी गाड़ी में। और बीच वाला भाई बोलता है कि शिट, ये लड़की तो बहुत सुंदर थी, गलत किया मैंने इसे मार दिया। जिस पर बड़ा वाला भाई बोलता है ओ ऐसी बात है क्या, रुक मुझे देखने दे तो। नहीं यार ये तो मेरी टाइप ही नहीं है, मुझे तो मुझसे छोटी लड़कियां पसंद है। इन कट होता है जहाँ पे ये लोग बॉडीज को बैग में भर रहे होते हैं और उन बैग्स को उठा के जंगलों के बीच में ले आते हैं। तो बड़ा भाई बोलता है एल्दो, ये तुम्हारा पहली बार था ना जब तुमने किसी इंसान को मारा, कैसा लग रहा है तुम्हें। तो हमें पहली बार इस छोटे वाले भाई का नाम बताया जाता है, उसका नाम है एल्दो। और वो बोलता है कि ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक था। जैसे ही ये बोलने वाला था वो झुक कर उल्टी कर देता है। बड़ा भाई बोलता है वापस से जोए तुम्हें कैसा लगा। अब हमें बीच वाले भाई का नाम बताया जाता है, इसका नाम है जोए। बोलता है मुझे कैसा लगा, मुझे तो बस ऐसा लगा कि मैंने किसी बिल्ली की पूंछ पे पाँव रख दिया। अजीब सा मुंह बना के बोलने लगता है कि इस बेकार सी चीज ने मेरे जूते बिगाड़ दिए, ये वो। जिसपे बड़ा भाई चिल्ला चिल्ला कर पागलों की तरह हंसने लगता है। इस सीन में बड़ा भाई अपना रूप बदल के कुरोसा जैसा दिखने लगता है। मतलब जो बड़ा भाई है वो किसी का भी रूप ले सकता है। और वो पूछता है कि कैसा दिख रहा हूँ मैं। जिसपे बीच वाला भाई बोलता है एकदम उसी की तरह दिख रहे हो तुम। और छोटा वाला भाई बोलता है कि भैया थोड़ा बोल के दिखाओ। कि जो कुरोसा है उसका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो तुम्हें उस बात के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा भाई थोड़ा बहुत बोल के दिखाता है। इसमें बीच वाला भाई बोलता है कि ये तो ओसाका एक्सेंट जैसा नहीं था, क्योतो में तो कुछ ऐसा होगा ना। और फिर वो बोल के दिखाता है कि क्योतो में कैसा बोलेंगे। तो वाला भाई आगे बोलता है कि कुरोसा जो है वो टोक्यो के लोगों के सामने अपनी असली एक्सेंट टोन को छुपाने की कोशिश करता है। तो तुम जिन भी लोगों से मिलने वाले हो उनके सामने स्टैंडर्ड जापानीज बोलना, पर थोड़ा सा अपना रीजनल टच भी रहने देना। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया कि यहाँ ये सब बातें क्या चल रही है तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे हमारे इंडिया में हिंदी बोलने के भी अलग अलग तरीके हैं, वैसे जापान में जापानीज बोलने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो उसका छोटा भाई उसको यही समझा रहा है कि कैसे जापानीज बोलनी है अगर तुम्हें कुरोसा की तरह साउंड करना है। क्योंकि अगर वो कुरोसा की तरह साउंड नहीं करेगा तो कोई भी उसे पकड़ लेगा कि कुरोसा तो नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। बड़ा भाई गला साफ करते हुए एकदम सीरियस टोन में बोलता है कि चलो अब हम यहाँ से चलें। और इसी पॉइंट पे हम हमारी वीडियो खत्म करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस, पर मुझे तुम लोगों को पहले ही एक बात बतानी थी कि मैं बहुत सारे मांगा पैनल्स यूज नहीं करता, क्योंकि ये इनिशियल डेज है मेरे वीडियो क्रिएशन के। मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये मेरा कुछ शुरुआत के दिन है, तो मैं मांगा पैनल्स प्रॉपरली लाइन वाइज यूज़ नहीं कर सकता। लाइक पैनल वाइज पैनल दिखाऊँ आपको कि क्या चल रहा है। मैं स्टोरी एकदम डिटेल में करूँगा कवर, बट मैं आपको पैनल वाइज पैनल नहीं दिखा सकता। मतलब मेन पैनल ज़रूर दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट हो गए स्टोरी के लिए, बट जो लाइक ऐसे होते हैं ना दूसरे पैनल्स के साथ जो होते हैं वो सब नहीं दिखा सकता, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का बहुत डर रहता है। और ये मेरे कुछ शुरुआत के दिन है वीडियो बनाने के, तो तुम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। और अगर तुम लोगों का कोई भी फीडबैक हो मेरी वीडियो को लेके तो तुम ज़रूर से कमेंट में बताना। मैं ट्राई करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ के ऊपर वर्क करूँ। अभी के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ आगे के वीडियोस में जो फाइट्स आने वाली है ना, तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इतनी अच्छी फाइट्स होने वाली है। तो आगे की वीडियोस बिल्कुल मिस मत करना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।